तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। इसमें और पहले वाले में डिफरेंस ये था कि इधर जो रॉड होगा जिसके अबाउट ये घूम रहा है वो उसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे कनेक्टेड है, एंड इसमें ये एकदम नीचे कनेक्टेड है। तो थोड़ा मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब डील कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये जो क्वेश्चन है इसमें दो दो ओमेगा होगा, मतलब ये जो इस एक्सिस के अबाउट ये इस ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस एंगुलर वेलोसिटी से, एंड इधर बोला गया है कि विदाउट स्लीपिंग। तो इस पॉइंट पे नो स्लीपिंग वाले कंडीशन होने के लिए और एक ओमेगा के अबाउट रोटेट करेगा ये डिस्क। तो जो इसका नेट ओमे मतलब ये जो लाइन आएगा ये फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो जो ये ओमेगा और ये ओमेगा आएगा दोनों का जो एडिशन होगा वो इसके अलॉन्ग आना चाहिए, एंड मतलब z कंपोनेंट पे नेट ओमेगा जीरो हो जाएगा। तो उसको ये एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम बनाया है। ये जो इस ओमेगा है इससे ये z एक्सिस पे नीचे की डायरेक्शन पे पॉइंट करेगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल ये वाला जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो नीचे आ जाएगा। और इसमें नो स्लीपिंग वाला कंडीशन आप लगा के देखना कि ये ओमेगा मतलब इस डायरेक्शन पे होगा इसका, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसमें नेट ओमेगा जीरो आना चाहिए। तो ये इसका वैल्यू और ओमेगा वन का साइन थीटा जो वैल्यू ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। और जो ओमेगा नेट का डायरेक्शन आएगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, एंड ओमेगा नेट आएगा ओमेगा वन कॉस थीटा, और ओमेगा वन का वैल्यू रख के आप ये देख सकते हो ये ओमेगा नेट जो आएगा ये आ जाएगा। तो वही पहले क्वेश्चन में पूछा गया था हमें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा हॉरिजॉन्टल टू द राइट, मतलब ये डायरेक्शन पे ओमेगा कितना होगा, ओमेगा का वैल्यू ये आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील। तो नॉर्मल सी बात है कि आप मतलब ये क्वेश्चन मतलब ट्रिपल स्टार देने वाला है क्यों, मतलब आप तो ये सोच सकते हो कि नीचे से एम जी नॉर्मल रिएक्शन नीचे से ऊपर लगेगा और ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो एम जी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बॉडी खुद घूम रहा है तो इसके ऊपर भी कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस कारण से इसका जो मतलब रोटेटिंग बॉडी है इसलिए डायरेक्टली mg लिखना गलत हो जाएगा। तो mg के साथ कुछ टर्म घटेगा या कुछ टर्म बढ़ेगा वो इसके रोटेशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए इस डायग्राम पे आते हैं। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करेंगे अबाउट दिस पॉइंट ओ। जैसे कि हमने एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखा था कंबाइंड मोशन में, वो दो अप्रोच था, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करना था। वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, उसके वजह उसके मतलब वो ना करके हम और एक अप्रोच अप्लाई कर सकते थे कि जो थोड़ा बाद में पढ़ाया जाता है जेई के बाद, कि आई एक्स ओमेगा एक्स कॉमा आई वाई ओमेगा वाई कॉमा आई जेड ओमेगा जेड इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, और हम इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे थे। तो इस पॉइंट के अबाउट से जो एक्सिस पास होगा x1 के अबाउट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। और जो x2 के अबाउट लिखना होगा तो वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि एम आर स्क्वायर बाई मतलब स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर एम आर स्क्वायर बाई टू, सॉरी फोर, और ये जो डिस्टेंस अगर एल मान लें प्लस एम एल स्क्वायर, इन दोनों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ऐड करके हम x2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो ये x2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जो हमारा एल वेक्टर है उसका दो डायरेक्शन होगा, एक x1 वेक्टर के अलोंग और एक x2 के x2 वेक्टर के अलोंग। तो इसको हम तोड़ के दो दो और मतलब वेक्टर के अलावा लिख सकते हैं, एक अपना जो z कैप पे है वो, और एक जो अपना r रेडियली आउटवर्ड है उस पे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो वेक्टर में रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं तो दूसरा मतलब और एक रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए। क्योंकि अगर हम ये z और r के टर्म में इसको लिख सकते हैं तो हमारा कैलकुलेशन जाके आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो z कैप पे डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम
का कंपोनेंट आएगा वो तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। बट जो आर कैप पे डायरेक्शन में आएगा, बस उसको डिफ्रेंशिएट करने को लेके हमें सोचना चाहिए, बाकी तो हमारा सब सिंपल ही हो जाएगा। तो एल का जो आर कैप के अलोंग जो डायरेक्शन होगा, मतलब जो उसका कंपोनेंट होगा, उसको ही लेके हमें सोचना है। जो जेड कैप पे डायरेक्शन में आ गया वो तो शॉर्ट हो गया, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। तो इसका कंपोनेंट अलोंग आर और इसका कंपोनेंट अलोंग आर, और दोनों इसी डायरेक्शन पे आ रहा है, तो इधर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। x1 वाला कॉस के टर्म में आएगा और x2 वाला साइन के टर्म में आएगा। अब ये हमारे पास एल आर आ गया, मतलब आर कैप के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास आ गया है। तो अब जब आर कैप के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम है उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट जो रेडियल वेक्टर है वो एक एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट थ्री से हमें कॉन्सेप्ट टू, शायद कॉन्सेप्ट टू से हमें पता है कि जब अगर कोई मैग्नीट्यूड कांस्टेंट वाला वेक्टर घूम रहा हो कोई एंगुलर वेलोसिटी से, तो जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है अल्टीमेटली उसके साथ एक उसका एंगुलर वेलोसिटी के टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा वो एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म। ये पूरा मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा, ये पूरा मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा, उसके साथ एक जो एंगुलर वेलोसिटी से ये एल आर घूम रहा होगा प्लेन में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास डी एल बाई डी टी आ गया। अब जो डायरेक्शन की बात आ गई, तो ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर के अलोंग ये एल आर था। अब ये आर वेक्टर ऐसे घूम रहा था, तो जो ये z वेक्टर आएगा इसके परपेंडिकुलर, तो जब आर कैप का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, z वेक्टर। और उस डायग्राम से कॉन्सेप्ट नंबर टू का जो डायग्राम था, या सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर थ्री का जो डायग्राम था, उससे देख सकते हैं कि अगर z कैप को फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो माइनस आर कैप आएगा, और कौन मल्टीप्लाई होगा, फिर से ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही डायग्राम से हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर आर कैप को डिफरेंशिएट किया जाए तो ये एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई तो हुआ, लेकिन उसका डायरेक्शन कौन सा आएगा, जेड कैप, और इसीलिए लिखा है जेड कैप अलोंग जेड कैप, तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे उसका टॉर्क आएगा। अब इस पे देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है उस पर फोर्स इक्वेशन लिखना होगा हमें। ये जो डिस्क है ऐसे इस पे एम जी ऐसे लगेगा, नॉर्मल इस पॉइंट पे लगेगा, उससे हम टॉर्क निकालेंगे, और टॉर्क निकाल के डी एल बाई डी टी से इक्वेट कर देंगे। तो आप ये सोल्यूशन देख सकते हो, इधर लिखा हुआ है कि, और आप I2 जो आएगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगा, अप्लाई होगा, वो कर लेना आप। और I1 तो इजी है, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा। अब ये जो एल आर है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा उसके साथ, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब इसका मैग्नीट्यूड आएगा डी एल बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो एल वेक्टर है मतलब जो एल का आर कंपोनेंट है वो इस ओमेगा मतलब इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। तो जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो टॉर्क आएगा वो डी एल बाई डी टी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और हम लोग ये जो टॉर्क है वो फोर्स इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट करेंगे साथ साथ, इक्वेट करने के बाद मतलब डी एल बाई डी टी जो हमारे पास आया, टॉर्क आ गया, टॉर्क। और टॉर्क हम इसमें इससे भी लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ से, उन दोनों मैग्नीट्यूड को इक्वेट करेंगे। ये रहा उसका, ये दोनों को इक्वेट करने के बाद एम जी तो हमें पता ही है, हमें नॉर्मल ये कैलकुलेट करना होगा, तो एन को एक तरफ लाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करके ये रहा फाइनल आंसर, जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो जो अप्रोच मैंने सबसे पहले बताया था कि पहले एंगुलर मोमेंटम लिखो, एंगुलर मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद टॉर्क मिल जाएगा, टॉर्क मिलने के बाद जो फोर्स आर क्रॉस एफ वाला अप्रोच है उन दोनों को इक्वेट करना, इक्वेट करने के बाद जो अननोन होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो सेम अप्रोच लगाने से ये क्वेश्चन आपके पास आंसर आ गया।